जय हिंद साथियों। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी एमपीईबी के द्वारा असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी ग्रुप 4 की वैकेंसी निकाल दी गई है। आशा करता हूं आप लोगों को ऑलरेडी इन वैकेंसी के बारे में पता होगा और मुझे लगता है आपने और भी वीडियोस देख ली होंगी। बट इस वीडियो में मेरे साथियों मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका एक्चुअल सिलेबस है क्या और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कब इसका पेपर होगा, क्या यहाँ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पर कोई ऐसी वैकेंसी है जिसमें बिना सीपीसीटी के फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर है तो वो कौन सी वैकेंसी है। और दोस्तों ऐसी कितनी सारी वैकेंसी हैं जिनमें अगर हिंदी अकेले से हम लोग क्वालिफाई हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं, या फिर कोई ऐसी वैकेंसी भी है जिसमें यदि हम लोगों ने सीपीसीटी सिर्फ इंग्लिश में क्वालिफाई करा हो तो हम फॉर्म यहाँ डाल सकते हैं या नहीं, और क्या हमें सीपीसीटी तीनों सेक्शन में क्वालिफाई चाहिए या नहीं चाहिए, क्या यहाँ पर डी से पीजीडी से कोई वैकेंसी है। तो ये जितने सारे क्वेश्चन हैं जो कि बच्चे मुझे बार बार कॉल लगाकर मैसेजेस कर पूछ रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं साथियों। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप इस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो डेफिनेटली साथी ये हमारा ये वीडियो देखिएगा और चेक करिएगा क्या आप इसके लिए एलिजिबल है, तो डेफिनेटली आप साथियों फॉर्म फिल करिएगा। तो यार आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए हम लोग आपके लिए एक बैच भी लेकर आए हैं, जो बैच हमारे एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस पर चल रहा है। ये बैच ओनली 899 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें ऑल सिलेबस आप हम लोग पढ़ा रहे हैं साथियों। जितने यहाँ पर सिलेबस है इसके अंदर सब कुछ साथियों इस बैच में अवेलेबल है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप यदि उत्तम भैया की टीम के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस ऐप इंस्टॉल करिए और मेरे दोस्तों ज्वाइन करिए हमारा एमपीईबी ग्रुप 4 एग्जाम 2025 वाला पेड बैच, जिससे कि आप अपनी सिलेक्शन की ओर बढ़ सके और आप अपना सिलेक्शन ले सकें। तो साथियों जितने क्वेश्चन मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताए थे कि मैं क्या क्या डिस्कशन करने वाला हूं, वो सारे क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा रूल बुक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि रूल बुक हमारी क्या कहती है, रूल बुक में कहां से क्या आने वाला है, कितनी वैकेंसी है, कब फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो ये सारी चीजों पर पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चनों पर हम लोग आएंगे जो आप लोगों ने लिख लिख कर भेजे हैं। ये हमारा समूह ग्रुप 4 के अंतर्गत समूह 4 के अंतर्गत ये एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर पोस्ट जो होने वाली है वो असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट होने वाली है, जैसे हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर भी बोलते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, शीघ्र लेखन यानी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसके अलावा अन्य कुछ और पद यहाँ पर हैं साथियों, ठीक है। अब इनमें से किस किस पद पर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं अभी हाल ही में आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो हमारे आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं वो 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और ये आवेदन चलने वाले हैं साथियों 8 फरवरी तक चलने वाले हैं। यानी ये आवेदन जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन ही फिल होंगे। 14 दिन का आपको समय दिया गया है यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए, और ये फॉर्म मेरे दोस्तों आप लोग इस वेबसाइट से जाके फिल कर सकते हैं। और यदि आपको कोई समस्या आ रही है फॉर्म फिल करने में तो आप लोग इस नंबर पर कॉल लगाकर ये पूछ सकते हैं, है ना। और अगर आवेदन में आपकी कोई समस्या हो जाती है तो उसका संशोधन आप 4/2/2025 से मेरे दोस्तों 23/2/25 यानी 23 फरवरी 2025 तक आप मेरे दोस्तों यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप चेंजेस कर सकते हैं। परीक्षा का दिन व दिनांक भी यहाँ पर दे रखा है। तो देखो जी ये रहा हमारा परीक्षा का दिन व दिनांक। यहाँ फीस की बात करें तो साथियों जो हमारे जनरल अभ्यर्थी हैं उनकी फीस है 500 रुपए, प्लस आई थिंक प्लेटफॉर्म चार्ज एमपी ऑनलाइन का चार्ज भी लगेगा। और जो हमारे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर 250 रुपए लगने वाला है। और साथियों सीधी भर्ती बैकलॉग के जो पद है उन पर आपको कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है। अब ये बैकलॉग के पद क्या होते हैं उसके बारे में भी मैं आगे चल के बताने वाला हूँ, ठीक है चलेगा। यहाँ पर परीक्षा की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 30 मार्च 2025 से परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। ये 2 शिफ्ट में आपकी परीक्षाएं होंगी। 7 से 8 बजे तक परीक्षा रहेगी और दूसरा 1 से 2 बजे तक परीक्षाएं रहेंगी। एंड मेरे दोस्तों 2-2 घंटे का ये पेपर होने वाला है, ठीक है जी चलेगा। यहाँ पर साथियों बात करते हैं पद नाम की, जो कि हम ऑलरेडी आपको पद नाम की बात कर चुके हैं कि हमारे कौन कौन से पद होते हैं।
तो साथियों यहाँ पर बात की जाए साथियों यहाँ पर इन पदों के बारे में मैं ऑलरेडी बातें कर चुका हूँ, बट यहाँ थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अभी ये मैं सिलेबस थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ में बता रहा हूँ, नॉर्मल नॉर्मल सिलेबस आपको बता रहा हूँ। 6 ही सब्जेक्ट का डीपली और डिटेल्ड सिलेबस जो होगा, उसका मैं अलग से आपको वीडियो बना के डालूँगा, है ना? कि वहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्या-क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि। इनके यहाँ पर टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, उनका मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। ये वीडियो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसी में चर्चा करूँगा। क्योंकि इस वीडियो में मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर भी डिस्कशन करना है साथियों। तो ये हमारा टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है एंड 100 यहाँ पर क्वेश्चन आएँगे और यहाँ एक ही पेपर होगा। इसके अलावा आपका अगर आप इस मेरिट में इसमें आ जाते हैं तो डेफिनिटली आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। देखिएगा, अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों कि यहाँ शैक्षणिक योग्यताएं क्या होने वाली हैं। तो सुनिएगा, लिखा अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हता धारणा अनिवार्य करना अनिवार्य होना चाहिए। देखिएगा, अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये सुन लो जी, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरा अभी डीसीए का पीजीडीसीए का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, मेरा सेकंड सेमेस्टर है, मैं फॉर्म फिल कर दूं क्या? एंड सर अभी मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। आपकी जो लास्ट डेट है यानी 18 फरवरी, है ना? 18 फरवरी 2025 जो लास्ट डेट है, उस डेट तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म फिल करिए। अदरवाइज़ आप फॉर्म फिल मत करिए, क्योंकि फिर आपको पता है आपको दोस्तों आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आने वाली है साथियों। एंड यहाँ पर सहायक वर्ग 3 यानी स्टेनोग्राफर और हमारी सॉरी स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर, शीघ्र लेखन, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर एवं जैसे पदों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगी। अर्थात क्या-क्या होने वाला है? यानी जितने पद यहाँ पर लिखकर इन्होंने दिए हैं, इन सभी पदों के लिए मैं आपको योग्यता यहाँ बताने जा रहा हूँ। आप में से कोई बच्चा ये मैसेज नहीं करेगा कि भैया सर ग्रेड 3 के लिए क्या है? स्टेनोग्राफ टाइपिस्ट के लिए क्या है? स्टेनोग्राफर, है ना? स्टेनोग्राफर, शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर, है ना? एंड आशुलिपि, है? देखो जी, स्टेनोटाइपिस्ट और आशुलिपिक ये अलग पद है, शीघ्र लेखन और स्टेनोग्राफर एक अलग पद है। डेटा एंट्री ऑपरेटर एक अलग पद है, आईटी ऑपरेटर एक अलग पद है। तो इन सब के लिए क्या योग्यता होने वाली है, तो ये देख लीजिएगा। इन सब के लिए आपको दोस्तों 12वां पास होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होने की आवश्यकता नहीं है ना? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहाँ क्या ग्रेजुएशन चाहिए क्या? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, चलेगा। अब हमारा वल्लभ भवन मंत्रालय के अनुसार यहाँ पर 2000 समय-समय पर अमेंडमेंट आते रहे हैं और हमारे लास्ट अमेंडमेंट कौन से 2018 के राजपत्र के अनुसार, वल्लभ भवन का 2018 का जो राजपत्र है उसके अनुसार साथियों यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था या विश्वविद्यालय से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यानी 2 पॉइंट हो गए। एक तो साथियों कौन सा पॉइंट हो गया, एक तो आपको 12वां पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। अब 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा क्या-क्या चल सकता है, तो यहाँ नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। क्या-क्या चल सकता है साथियों? तो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा आपके पास हो सकता है आपका, जैसे कि डीसीए बोलते हैं, डीसीए होता है, एडीसीए होता है, पीजीडीसीए होता है, पीजीडीसीए होता है, इनमें से कोई एक आपके पास हो तो भी चलेगा। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय, यानी बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर हमारा महर्षि यूनिवर्सिटी से हमारे पास डीसीए है, तो क्या वो डीसीए काम करेगा? तो डेफिनिटली यहाँ पर काम करेगा क्योंकि यहाँ मुक्त विश्वविद्यालय भी लिखा हुआ है। दूसरा, मेरे साथी यहाँ पर NIELIT ओ लेवल एक एग्जाम कराती है, ओ लेवल एग्जाम जिसे ट्रिपल सी एक एग्जाम के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास वो ट्रिपल सी एग्जाम है, क्वालिफाई है, तब भी आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के तौर पर उसे माना जाएगा। दूसरा, शासकीय पॉलिटेक्निक से सीएस वाली ब्रांच से कौन सा है, ऑफिस मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट या फिर सीएस वाली ब्रांच से अगर आपने 1 वर्ष का पॉलिटेक्निक करा है, तब भी आपका साथियों वो डिप्लोमा यहाँ पर मान्य होगा। एंड मेरे दोस्तों आईटीआई के माध्यम से यदि आपने कोपा वाला आईटी कोपा से आपने आईटीआई किया है, तब भी आपका 1 वर्ष का जो कंप्यूटर डिप्लोमा है उसमें आपकी यहाँ वैलिड रहेगा, ये पॉइंट रहेगा। और यहाँ एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, चाहे आपने एससीवीटी से किया हो और चाहे आपने यहाँ पर एनसीवीटी से किया हो, किसी से भी किया हो,
तब भी यहाँ पर आपका चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीवीटी नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण एससीवीटी द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का प्रमाण पत्र। हाँ, वही ऊपर भी हो गया है ना, कंप्यूटर का प्रमाण पत्र, और वही है एनसीवीटी और एससीवीटी वाला प्रमाण पत्र, वही बात है। दूसरा, उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हताएं भी मान्य हो। ठीक है, देखिएगा, ऊपर जो संस्थाओं से अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप फॉर्म फिल कर ही सकते हैं। इसके अलावा और मान्यताएं भी चलने वाली हैं। कौन कौन सी मान्यता चलने वाली है, तो जरा गौर से सुनिएगा साथियों, देखिएगा। उक्त मान्यता प्राप्त, देखो जी, कौन कौन सी चलने वाली है यहाँ पर, उपरोक्त निर्देश संस्थाओं में से बीई बी आपने की बैचलर इंजीनियरिंग सीएस से या सीएसई से या आईटी से, या आपने एमसीए किया हो या बीसीए किया हो या एमएससी की हो, आईटी सीएस या बीएससी बीएससी एससी की हो आईटी से, या फिर दोस्तों सीएस से, या आपने एमटेक किया हो और या एमसीए किया हो या एमई की हो। अगर ये चीजें भी की है तब भी आपका 1 वर्ष का जो कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है उसके स्थान पर आप ये लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका एआईसीटीई के अनुमोदन पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वाला, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, है ना जी, ये अगर आपने इतनी सारी में से कोई सी भी योग्यता आपके पास है तो आप वो 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के स्थान पर आप लोग लगा सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरे पास, मैंने बीएससी करी है, बीएससी करी है और मैंने करी है मैथ से बीएससी, है ना, मैथ से बीएससी करी है, उस लेकिन उसमें एक ईयर हमारा कंप्यूटर वाला पार्ट था, तो वो यहाँ काम नहीं करेगा, वही लिखा है। बीएससी बीकॉम अन्य उपाधियां जिनमें कंप्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगा। तो अगर आपने बीएससी या बीए वगैरह आपने किया है और उसमें एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर था तो वो नहीं चलेगा। आपके पास ऐसा डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए जो कि टोटली कंप्यूटर के लिए ही है। जैसे बीएससी सीएस वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही है। समझ में आ रही बात? तो वो चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर अरियता क्या आती है? हमारा एक तो हो गया कि आपको दोस्तों 10+2 होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए? 10+2। दूसरा, आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कौन कौन सा होना चाहिए वो डिटेल में मैंने बता दिया। तीसरी बात यहाँ पर आती है, मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट यानी सीपीसीटी, हिंदी टाइपिंग शब्द प्रति मिनट अथवा विभाग की मांग अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहीं पर पॉइंट आता है कि सर मैं अगर ओनली हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई हूँ, मैंने हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई कर रखा है और मेरे कंप्यूटर में मैं पास हूँ, है ना, प्लस कंप्यूटर वाले सेक्शन में पास हूँ, मैं कंप्यूटर में पास हूँ, तो क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूँ? तो जी हाँ, आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जो सिर्फ हिंदी में ही आपको मांग रही हैं क्वालिफाई, लेकिन बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं इसके अंदर जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर, इन तीनों सेक्शंस में क्वालिफाई आप होना चाहिए। इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो तीनों सेक्शन में क्वालिफाई मांग रही हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो सिर्फ हिंदी में क्वालिफाई मांग रही हैं। तो यार जहां जहां हिंदी में क्वालिफाई मांग रही हूँ, आपको पूरा विज्ञप्ति को डिटेल्ड और डीपली पढ़ना होगा। जो जो हिंदी में मांग रही हैं उसे ओनली हिंदी में वाले में फॉर्म फिल करिए, जो जो हिंदी और इंग्लिश में मांग रही हैं वो अगर आपके पास है तो फॉर्म फिल करिए, अदरवाइज नहीं करिए। और अगर आपके पास ओनली इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, तो फिर आपके लिए यहाँ कोई वैकेंसी नहीं, है ना जी, ये बात याद रखिएगा। चलेगा, अगला पॉइंट यहाँ पर बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पर एक और पद लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? विभिन्न विभागों जैसे पद जिनमें भर्ती नियमों के अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है बल्कि कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे पदों के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट के माध्यम से या स्कोर कार्ड आधारित करना पर्याप्त होगा। ऐसे पद के लिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कंप्यूटर आईटी से संबंधित डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। जिन विभागों में पदों के लिए भर्ती नियम नहीं है या संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भर्ती नियमों में उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, उन पर भी उक्त व्यवस्था की लागू होगी। अब मैं यहाँ पर एक बात आपसे बोलता हूँ साथियों कि यहाँ पर हमारी इस वैकेंसी के अंदर कुछ ऐसे पद हैं जिनके अंदर कंप्यूटर योग्यता अनिवार्य नहीं है।
अगर कंप्यूटर योग्यता अनिवार्य नहीं है तो उन पदों पर आप सिर्फ सीपीसीटी से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके लिए डी से पीजीडी से यानी कंप्यूटर डिप्लोमा की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो पद कौन से हैं जिनमें आपको कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए ही चाहिए? वो पद ये है, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक या सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, इस प्रकार के अन्य पद जिनके लिए भर्ती नियमों में कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है ना? रखी गई है। ठीक है जी। तो इन सभी पदों के लिए आपका कंप्यूटर अनिवार्य योग्यता है। इन सभी पदों पर अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए कंप्यूटर चाहिए। इन पदों के अलावा कुछ और पद हैं जिनमें आपको कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये जो पद है जिनमें कंप्यूटर योग्यता अनिवार्य है, उन सभी के लिए सीपीसीटी भी अनिवार्य होना चाहिए। अनिवार्य होगा। अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो फिर आप इन पदों पर फॉर्म फिल नहीं कर पाएँगे। हाँ, किसी अन्य पदों पर आप फॉर्म फिल कर पाएँगे जो कि मैं अभी हाल ही में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा-सा लेंथी होने वाला है यार, क्या करूँ मैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और मुझे डीपली और डिटेल्ड आपको बतानी है। चलेगा। विभागों द्वारा आईटी दक्षता के परीक्षण के लिए पृथक से परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या हमारा यहाँ पर हमारा मेंस नहीं होने वाला है। ये शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर के पद के लिए ए एवं बीबी के साथ मान्यता प्राप्त संस्था परिषद विश्वविद्यालय में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो। देखिएगा, ध्यान से सुनना साथियों, जो हमारा शीघ्र लेखन और स्टेनोग्राफर वाला ए और बी वाले जो पद है, उनके लिए आपका 100 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना? एंड हिंदी वाला, ठीक है? दूसरा, अंग्रेजी शीघ्र लेखन के लिए उपरोक्त ए एवं बी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो, है ना? चलेगा। तो यहाँ पर बात क्या है साथियों, अगर आपके पास हिंदी स्टेनो है, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इस पद के लिए, शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर के लिए। और अगर आपके पास दोस्तों इंग्लिश स्टेनो है, इंग्लिश स्टेनो का डिप्लोमा है, तब भी आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है? चलेगा। और एक और हमारा यहाँ पर पद होता है जिसका नाम है आशुलिपिक या स्टेनोटाइपिस्ट। तो उसके लिए आपके पास साथियों 80 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, है ना? बट ये जो 80 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा सिर्फ हिंदी वाला चलेगा, ये इंग्लिश वाला नहीं चलेगा। तो आप याद रखना, शीघ्र लेखन लेखक और स्टेनोग्राफर में हिंदी इंग्लिश 100 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा चल जाएगा, बट स्टेनोटाइपिस्ट वाले पद के लिए 80 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा ओनली हिंदी शीघ्र लेखन का चलेगा, इसके अलावा नहीं चलेगा। अब अन्य पदों हेतु अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हो। इसके अलावा जो और पद हैं, उनके लिए सिर्फ आपको 12वां पास होना चाहिए और आप उन पदों पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं कि वो पद कौन से हैं, जिन पर आप सिर्फ 12वीं योग्यता के साथ मेरे दोस्तों फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ साथियों आयु सीमा की बात करें तो यहाँ 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा होना चाहिए और आपको पता है अलग-अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग-अलग छूट भी दी जाती है। यहाँ पर प्रमाण पत्रों का सत्यापन या नियुक्ति की प्रक्रिया दी हुई है। तो पहले यार हम लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम ये प्रक्रिया देखेंगे, जब भी सिलेक्शन हो जाएगा तब इसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे, है ना? देखिए साथियों, मैं आपसे बोलता हूँ, समय-समय पर मैं एक वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ संविदा वाली। अगर आप लोग वो संविदा सीपीसीटी से डायरेक्ट भर्ती है, अगर आप संविदा पर सीपीसीटी से डायरेक्ट भर्ती के अनुसार काम कर लेते हैं, तो देखो जी आपके लिए यहाँ पर छूट दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक दोस्तों भोपाल दिनांक 5 जून 18 के संदर्भ में जारी संख्यात्मक आदेश 22 जुलाई 2023 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य जिला स्वास्थ्य समिति व मध्य प्रदेश शिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। संविदा अभ्यर्थी कर्मचारियों का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी। ठीक है, तो देखो जी क्या है, विभाग के सीधी भर्ती के नियम पद से समक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की कुल संख्या 50% पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद दोनों में से जो कम हो संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। समझ रहे हैं? इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व
निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। समझना बात को, तो ये पॉइंट आप समझना मेरे साथियों। अगर आप जो जिस भी विभाग ने यहाँ पर वैकेंसी निकाली है ग्रुप 4 के अंदर, जैसे मान लीजिएगा हमारा शिवपुरी का जिला शिक्षा अधिकारी वाला विभाग है और उसके अंदर मान लीजिएगा वैकेंसी है और वहां पर संविदा कर्मचारी ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उसने जो वैकेंसी निकाली है उन वैकेंसी में से 50% 50% वैकेंसियां उसे रिजर्व रखनी होगी। अगर वहां पर 5 साल तक वो संविदा कर्मचारी काम कर रहा है तो उसे वहीं पर परमानेंट उसे करना होगा। उसके बाद बची हुई वैकेंसी पर वो न्यू ज्वाइनिंग देगा इस एग्जाम फाइट करने के बाद। तो आप समझ पा रहे हैं, संविदा कर्मचारी अगर 5 साल लगातार आप कर लेते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जहां पर भी संविदा की नौकरी मिल रही है वहां पर साथियों ज्वाइन कर लो यार, चलेगा। तो यहाँ पर विभाग वार कुछ भर्तियां दी हुई है, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा यार, कौन सी पोस्ट की कौन सी भर्तियां हैं, है ना। तो आप लोग इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा एंड कहाँ पर कौन सी भर्तियां हैं। मैं सबका क्वालिफिकेशन अभी आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर बस हम लोग टोटल वैकेंसियां देख लेते हैं कि यहाँ टोटल वैकेंसियां हमारी कितनी है साथियों, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर टोटल वैकेंसियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये रही टोटल वैकेंसियां। देखिएगा कितनी है, ये हमारी 800 सिर्फ है, 861 वैकेंसियां हैं। इसमें से अलग अलग विभाग की अलग अलग है ना। कुछ हमारी यहाँ पर आपको पता होगा अलग अलग विभागों की अलग अलग कैटेगरी, इसमें एक जनरल की होंगी, दूसरा ईडब्ल्यूएस की होंगी, तीसरा यहाँ ओबीसी की होंगी, अगला यहाँ एससी की होगी और अगले यहाँ एसटी की होगी। सारी वैकेंसियां निकालकर ओनली 861 वैकेंसियां हैं। पिछली बार ही ज्यादा आई थी यार, 2-3 हजार के लगभग वैकेंसियां थी। इस बार तो इन्होंने ओनली 861 वैकेंसियां निकाली हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पर अलग अलग विभाग के द्वारा अपना अलग अलग योग्यता दी है। तो यहाँ पर देखें तो स्टेनोग्राफर वाले पद के लिए साथियों ये योग्यता है ना, जो कि हम लोग ऊपर बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग विभाग के लिए साथियों अलग अलग योग्यता है। तो मैं यहाँ पर ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है तो मैं एक बार बता देता हूँ साथियों, यानी शैक्षणिक योग्यता जैसे कि यहाँ पर दिया है साथियों, है ना। जैसे ये स्टेनोग्राफर वाला पद है तो उसकी ये शैक्षणिक योग्यता है। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 वाला पद है तो उसकी ये शैक्षणिक योग्यता है। समझ में आ रही बात। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ये पद है सहायक ग्रेड 3, है ना। तो इसकी हमारी ये योग्यता जो है वो नीचे यहाँ पर दी हुई है, ऊपर सहायक ग्रेड 3 की योग्यता दे रखी है और इसका वेतन भी ये है, ठीक है। चलेगा एंड उसकी योग्यता ये दी है। तो जो भी पद आपका है, जिस भी पद के लिए मेरे साथियों आप लोग फॉर्म यहाँ पर फिल करना चाहते हैं, तो उस पद की योग्यता यहाँ पर देखिएगा नीचे। मैं इस विज्ञप्ति की लिंक आपको दे रहा हूँ मेरे साथियों। अगर मैं यहाँ पर एक एक पद की योग्यता बताऊंगा तो हमारी ये वीडियो बहुत लंबी और बहुत चौड़ी होने वाली है। तो साथियों आप लोग खुद इसकी देख लीजिएगा। मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, बस देखना, मैं बता देता हूँ। अगर आप इस पद के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं और इसका कोड आप याद रखिएगा, फॉर्म भरते समय आपको एक कोड डालना होगा एंड यहाँ पर वेतन इसकी ये है 28,500 से लेकर लेवल 7 वाली ये इसकी क्या है वेतन है और इसकी योग्यता जो है वो ये है। आप एक बार पढ़ लेना, स्पष्टीकरण मैंने ऊपर बता दिया है ना जी। चलेगा साथियों, यहाँ पर कोडिंग क्लर्क की एक विशेषता यहाँ पर देख लेते हैं। कोडिंग क्लर्क के लिए क्या है योग्यता, आपके साथ 12th होना चाहिए, विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, मध्य प्रदेश शासन विभाग के अंतर्गत कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण सीपीसीटी आपके पास, हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अब देखो जी, अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया सीधा सा हिंदी टाइपिंग। तो अगर आप लोग ओनली हिंदी में क्वालिफाई हैं तो आप लोग ये हिंदी टाइपिंग वाली इस पोस्ट पर डाल सकते हैं, ठीक है। एंड किसी भी महाविद्यालय चिकित्सा से 1 वर्षीय आपका कोडिंग कार्य का अनुभव आपके पास होना चाहिए। कि अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं साथियों। तो आप लोग एक बार इन सारी पोस्टों की योग्यता देख लेना। इसकी लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे साथियों देखिएगा ये हमारी एक पोस्ट है ना, ये है। तो ये आई थिंक 12th पास के वाली पोस्ट है। जैसे आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए, विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए एंड बस। इसमें अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं है तब भी मेरे साथियों आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क यानी रिसेप्शनिस्ट वाली जो पोस्ट है उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना सीपीसीटी के। साथ ही ये रहा हमारा सिलेबस, ये सिलेबस है जिसमें से 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी,
सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। और यहाँ पर तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितने नंबर का क्या आएगा, और सामान्य ज्ञान में टॉपिक कौन-कौन से रहेंगे, हिंदी के टॉपिक यानी सबके टॉपिक्स कौन-कौन से रहेंगे। तो इन टॉपिक्स की मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाकर दूँगा, उसमें आपको ये पूरा डीपली सिलेबस बता दूँगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने इसमें जहाँ तक जो-जो चीज़ें फॉर्म यहाँ पर मैंने उतनी चीज़ें बताई हैं, जो-जो चीज़ें फॉर्म डालने के लिए आवश्यक थी। तो आई थिंक आशा करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा साथियों, कि यदि आप लोग ओनली हिंदी में क्वालीफाई हैं सीपीसीटी में, तो क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्या अगर आपके पास इंग्लिश सिस्टम हो तो क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, कहाँ का है, महर्षि का है या कहीं और का है, तो आप कहाँ-कहाँ की कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी के, तो वो कौन से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके दिमाग के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो। तो साथियों, अगर आप लोगों ने ये इसमें कोई किसी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, तो डेफ़िनेटली जाके यार फ़ॉर्म फिल करिए, और फ़ॉर्म फिल करिए और दोस्तों जाके वहाँ पर अपना पेपर की प्रिपरेशन करिए। हम लोगों ने बैच भी लॉन्च कर दिया है, ऑल सब्जेक्ट हम वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली जाके मेरे दोस्तों प्रिपरेशन करिए और सिलेक्शन लीजिए, ये मेरी आपके साथ शुभकामना है। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो साथियों, और अगर आप लोग थोड़ा बहुत कोर्स नहीं लेना चाहते हैं और फ्री प्रैक्टिस करना चाहते हैं कुछ क्वेश्चनों की, तब भी आप हमारा एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ आपको चीज़ें फ्री भी मिल। जी दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, हरि